इंडिया कल्चर्स और हिस्ट्री से भरा देश आजादी की लड़ाई के निशान आज भी रखता है। सदियों से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कई एम्पायर्स ने राज किया, हर एक ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से एक नया दौर शुरू हुआ, कॉलोनियल रूल का दौर जो 2 सदियों तक चला। ब्रिटिशर्स अपनी स्ट्रांग मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर धीरे धीरे इंडिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज और लोगों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिससे गरीबी और गुस्सा फैल गया। ब्रिटिश रूल सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं थी, ये इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करने की कोशिश थी। ब्रिटिशर्स अपनी सुपीरियरिटी के घमंड में ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे इंडियन इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए और उनकी जगह ब्रिटिश गुड्स आ जाए। ये इकोनॉमिक ड्रेन और वो सिस्टम जिसमें इंडियंस को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। आजादी के बीच हर उस इंडियन के दिल में बोए गए जो एक फ्री और सॉवरेन नेशन चाहता था। लेकिन इंडियन स्पिरिट नहीं टूटा। शुरुआत से ही ब्रिटिश रूल के खिलाफ जगह जगह रेजिस्टेंस हुई। शुरुआती विद्रोह हालांकि छोटे और जल्दी दबा दिए गए, फिर भी फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ गुस्से को दिखाते थे। ये रिबेलियंस ब्रिटिशर्स को भगाने में नाकाम रहे, पर आजादी की लौ जलती रही। 1857 का सिपॉय म्यूटनी कंट्रोवर्शियल एनफील्ड राइफल्स की वजह से एक टर्निंग पॉइंट था। ये बड़ा रिबेलियन हालांकि ब्रिटिशर्स ने कुचल दिया, पर कॉलोनियल पावर की कमजोरी दिखा गया और सेल्फ रूल के लिए नेशन वाइड स्ट्रगल शुरू हो गई। ये म्यूटनी, जिसे ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह कुचला, आजादी की कीमत की याद दिलाता है। 19th और 20th सेंचुरीज में इंडियन नेशनलिज्म बरहा। महात्मा गांधी जैसे लीडर्स जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बात करते थे, से प्रेरित होकर हर वर्ग के इंडियंस ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक हो गए। 1888 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ग्रेटर ऑटोनॉमी और फिर पूरी आजादी की मांग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। आजादी का रास्ता बलिदानों से भरा था। अनगिनत इंडियंस ने फ्री इंडिया का सपना देखने के लिए जेल, टॉर्चर और मौत तक सह ली। 1919 का जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां ब्रिटिश ट्रूप्स ने अनआर्म्ड सिविलियंस पर गोलियां चलाईं, आजादी की कीमत की याद दिलाता है। गांधी जी का लीडरशिप नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस को बढ़ावा देता था। ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक स्ट्रांग फोर्स साबित हुआ। 1930 का सॉल्ट सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स के खिलाफ समुद्र तक मार्च की, दुनिया का ध्यान खींचा और ब्रिटिश रूल की इनजस्टिस दिखाई। सॉल्ट सत्याग्रह से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक हर डिफायंस इंडिया को आजादी के करीब ले आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश एम्पायर को कमजोर कर दिया, जिससे उनका इंडिया पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया। वॉर में इंडिया ने एलाइड वॉर एफर्ट में भी योगदान दिया, जिससे आजादी की मांग और मजबूत हुई। आजादी की मांग अपने पीक पर थी और ब्रिटिशर्स को भी समझ आ गया था कि उनके दिन अब पूरे हो गए हैं। जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर का सूरज डूबने लगा, इंडिया के फ्यूचर का सवाल उठा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट इंडिया चाहता था, लेकिन मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम स्टेट चाहता था। उनका कहना था कि हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में मुस्लिम्स को साइडलाइन कर दिया जाएगा। समझौते की कोशिशों के बावजूद कम्युनल टेंशंस, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म और डिविजिव रेटरिक से बेरच गए। इंडिया का पार्टीशन, जो कभी अनथिंकेबल था, एक हार्श रियलिटी बन गया। आजादी की खुशी पार्टीशन के दर्द और टर्मोइल में डूब गई। जल्दबाजी में बनाई गई बॉर्डर्स ने पंजाब और बंगाल को बांट दिया, जिससे हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैस माइग्रेशन हुआ। लाखों हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स खुद को नई बॉर्डर्स के गलत साइड पर पाया। पार्टीशन से यूनिमैजिनेबल वायलेंस और ब्लडशेड हुआ, जिसने सब कॉन्टिनेंट पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। सेक्शन 5, द ग्रेट एक्सोडस। पार्टीशन ने एक अनोखा एक्सोडस शुरू किया। लाखों लोग डर और अनिश्चितता से घिरे अपने घर और जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के हिंदूज और सिख्स और इंडिया के मुस्लिम्स सेफ्टी और नई लाइफ की तलाश में ऑपोजिट डायरेक्शंस में भागे। सड़कें रेफ्यूजीज से भरी थीं, जो अपना थोड़ा सामान और वायलेंस के निशान लिए हुए थे। पार्टीशन में बचे लोगों की कहानियां अनइमेजिनेबल पेन, लॉस और रेजिलियंस से भरी हैं। इंडिया और पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट्स को रेफ्यूजीज के मैसिव इन्फ्लक्स से निपटने में मुश्किल हुई। डिस्प्लेसमेंट, कम्युनल वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर का टूटना इस पीरियड के ट्रैजिक हॉलमार्क्स बन गए। पार्टीशन ने 2 नए नेशंस को जन्म दिया, पर साथ ही ब्रोकन फैमिलीज,
शैटर्ड ड्रीम्स और मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी की लेगेसी भी छोड़ी। पार्टीशन के जख्म गहरे हैं और 1943 के इवेंट्स आज भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते पर असर डालते हैं। सेक्शन 6 एक नई सुबह, भारतीय गणराज्य। पार्टीशन के ट्रॉमा से जूझते हुए भी सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ था। 15 अगस्त 1945 को इंडिया आखिरकार कॉलोनियलिज्म की बेड़ियों से आजाद हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का अंत हुआ और एक नए एरा की शुरुआत हुई। यूनियन जैक का उतरना और इंडियन ट्राइकलर का चढ़ना हर इंडियन के दिल को प्राइड और होप से भर देता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने की राह पर चला। आगे का काम मुश्किल था। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और पार्टीशन से तबाह देश को फिर से बनाना था। फिर भी एक बेटर फ्यूचर बनाने का ऑप्टिमिज्म और डिटर्मिनेशन था। इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक इसका कॉन्स्टिट्यूशन था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को स्थापित किया। इसने सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए, चाहे उनका रिलीजन, कास्ट, क्रीड या जेंडर कुछ भी हो। सेक्शन 7 1947 की विरासत। 1941 इंडियन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण साल है। इसने एक एरा का अंत और एक नए चैप्टर की शुरुआत की। 1941 के इवेंट्स आज भी इंडिया के प्रेजेंट को शेप करते हैं और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पार्टीशन डिवीजन की कीमत की याद दिलाता है, यूनिटी और टॉलरेंस की जरूरत की याद दिलाता है। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनकर उभरा है, जो इसके लोगों के रेजिलियंस और इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ को दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म के वैल्यूज नेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं। 1947 के बाद का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं रहा। इंडिया ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और सोशल टेंशंस का सामना किया है, लेकिन इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर आर्ट्स एंड कल्चर तक कई फील्ड्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस भी की है। 1947 का स्पिरिट, फ्रीडम, रेजिलियंस और जस्टिस का स्पिरिट आज भी इंडियंस को इंस्पायर करता है। सेक्शन 8 भारत का अटूट साहस। इंडियाज इंडिपेंडेंस की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये इसके लोगों के इंडोमिटेबल स्पिरिट का प्रमाण है। ये करेज, सैक्रिफाइस और यूनिटी और रेजिलियंस की पावर में अनवेवरिंग बिलीफ की कहानी है। 1947 देखने वाली जनरेशन ने यूनिमैजिनेबल चैलेंजेस का सामना किया, फिर भी वो एशेस से उठे, एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए डिटरमिन्ड। आज जब इंडिया इंडिपेंडेंस के साथ डिकेड्स सेलिब्रेट कर रहा है, उन लोगों के सैक्रिफाइसेस को याद रखना जरूरी है, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये उन वैल्यूज पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम है जो इंडिया को डिफाइन करते हैं, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी। फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए जरूरी है कि हम इन वैल्यूज को बनाए रखें और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश करें। 1947 की कहानी सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी अनफोल्ड हो रही है। ये हर इंडियन की कहानी है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री की याद और जनरेशंस टू कम के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का कॉल टू एक्शन। सेक्शन 9 कंक्लूजन, नियति से साक्षात्कार। 1947 हमेशा इंडियन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। ये ट्रायम्फ और ट्रेजेडी दोनों का साल था, कॉलोनियल रूल के अंत और दो नए नेशंस के जन्म का साल। 1943 के इवेंट्स पेन और लॉस से भरे होने के बावजूद आखिरकार इंडिया के फ्रीडम के सपने को पूरा किया। इस हिस्टोरिक ईयर की एनिवर्सरी पर आइए उन लोगों के सैक्रिफाइसेस को याद करें जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी। आइए 1946 की इंड्यूरिंग लेगेसी को भी एक्नॉलेज करें, इसके ट्रायम्फ्स और ट्रेजेडीज दोनों को। इंडियाज इंडिपेंडेंस की कहानी ह्यूमन स्पिरिट की पावर, फ्रीडम में अनवेवरिंग बिलीफ और बेटर टुमारो की इंड्यूरिंग होप का प्रमाण है।